मुझे क्या पता, मुझे भी नहीं मालूम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद पर पाकिस्तान के दोहरे रवैये पर फिर लगाई कड़ी फटकार। कहा, सांप पालने वालों आप भी डसे जाओगे। दक्षिण एशिया कब तक झेलेगा आतंकवाद? इस सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा, पाकिस्तान के मंत्री बता सकेंगे कि आखिर पाकिस्तान कब आतंकवाद को फैलाना बंद करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्रस्टीशिप काउंसिल की बैठक में कहा, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए लगातार बढ़ रही हैं चुनौतियां। सशस्त्र समूहों, आतंकवादियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध की भागीदारी ने शांति अभियानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। विदेश मंत्री ने 2028-29 कार्यकाल के लिए यूएनएससी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी की भी घोषणा की। तवांग मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई में बाधा। इस मुद्दे पर विपक्ष के कार्यस्थगन प्रस्ताव को उपसभापति ने किया खारिज। विपक्ष के हंगामे की वजह से राज्यसभा 12 बजे तक स्थगित। लोकसभा में सुचारू रूप से चला प्रश्नकाल। तमिलनाडु की परंपराओं व संस्कृति से काशी के जुड़ाव को प्रदर्शित कर रहे महीने भर चले काशी तमिल संगमम का आज अंतिम दिन। समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे उपस्थित। पहली G20 इंडिया फ्रेमवर्क समूह की बैठक आज से बेंगलुरु में शुरू। बैठक में वैश्विक आर्थिक मुद्दों, चुनौतियों और अनिश्चितताओं पर मुख्य रूप से रहेगा फोकस। बिहार में जहरीली शराब से मौत का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। बिहार विधानसभा में जमकर बरपा हंगामा। भाजपा राजभवन तक निकाल रही है पैदल मार्च। छपरा में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या पहुंची 50 के पार। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां संस्करण सूर्यकिरण 16 नेपाल में सलझंडी के नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में हुआ शुरू। 29 दिसंबर तक चलेगा अभ्यास। दोनों देशों के सैनिक आतंकवाद विरोधी अभियानों और मानवीय राहत कार्यों पर भी अपने अनुभव करेंगे साझा। खेल की खबरों में चटगांव टेस्ट के तीसरे दिन मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। बांग्लादेश की पहली पारी 150 रन पर सिमटी। कुलदीप यादव ने 5 जबकि मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट झटके। दूसरी पारी में भारत की सधी शुरुआत के बाद कप्तान केएल राहुल पवेलियन लौटे। और भारतीय सेना की शौर्य गाथा के रूप में देश आज मना रहा है विजय दिवस। 16 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सेना की विजय के स्मरण में हर साल मनाया जाता है विजय दिवस। और सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद पर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी को लताड़ते हुए जयशंकर ने कहा, वो ये ना भूलें कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया आतंकवाद के एपिसेंटर के तौर पर देखती है। हिना रब्बानी ने हाल ही में भारत पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। रब्बानी के आरोपों का जयशंकर ने मुंहतोड़ जवाब दिया। हिना रब्बानी के आरोपों पर पत्रकारों ने जब भारत के विदेश मंत्री से सवाल किया तो जयशंकर ने कहा, रब्बानी को अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन की टिप्पणी को याद करना चाहिए। बता दें कि हिना रब्बानी ने आतंकी हाफिज सईद के आवास पर हुए ब्लास्ट के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा था, भारत ने जिस तरह से आतंकवाद का इस्तेमाल किया है कोई और नहीं कर सकता।
जयशंकर से जब पत्रकारों ने इससे जुड़ा सवाल किया तो उन्होंने कहा, मुझे करीब 1 दशक पुराना वाकया याद आ रहा है। जब अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन पाकिस्तान के दौरे पर थी, उस वक्त हिना रब्बानी भी मंत्री थी। उस वक्त क्लिंटन ने अपने भाषण में कहा था कि आप अपने घर के बैकयार्ड में सिर्फ ये सोचकर सांप नहीं रख सकते कि वे सिर्फ आपके पड़ोसी को काटेंगे, वे उन लोगों को भी काटेंगे जिन्होंने उन्हें पाल रखा है। जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान को अपनी गतिविधियों को सुधारना चाहिए और एक अच्छा पड़ोसी बनने की कोशिश करनी चाहिए। बीते 24 घंटे में एस जयशंकर ने दूसरी बार पाकिस्तान को फटकार लगाई है। You're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. So look, at the end of the day, the world is not stupid, the world is not forgetful, and the world does increasingly call out countries and organizations and people who indulge in terrorism. And by taking that debate elsewhere, you're not going to hide it. You're not going to confuse anybody anymore. People have figured it out. So my advice is, please clean up your act. Please try to be a good neighbor. Please try and contribute to what the rest of the world is trying to do today, which is economic growth, progress, development. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बैठक आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक रुख, चुनौतियां और आगे का रास्ता की अध्यक्षता करने के बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल की बैठक में भाग लिया। जयशंकर ने ट्रस्टीशिप काउंसिल में शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेंच समूह को लॉन्च किया। फ्रेंच समूह के लॉन्च पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। जयशंकर ने कहा कि सशस्त्र समूहों, आतंकवादियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के शामिल होने से शांति स्थापना अभियान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 2028-29 कार्यकाल के लिए यूएनएससी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी की भी घोषणा की। और अब बात ताजा खबर की। तवांग झड़प का मुद्दा आज फिर राज्यसभा में उठा है। कांग्रेस, राजद, आम आदमी पार्टी, डीएमके सहित कई विपक्षी दलों ने इस पर राज्यसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा की मांग की, जिस पर राज्यसभा उपसभापति ने कार्यस्थगन प्रस्ताव नोटिस खारिज कर दिया। इस पर विपक्षी दलों ने हंगामा किया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। हालांकि लोकसभा में प्रश्नकाल सुचारू रूप से चला। राज्यसभा में शुक्रवार को शून्यकाल और प्रश्नकाल के अलावा गैर सरकारी सदस्यों के कार्य संकल्प संबंधी सूची में जनसंख्या, शिक्षा, कृषि, लैंगिक असमानता जैसे विषयों पर प्रस्ताव सूचीबद्ध किए गए हैं। इसके अलावा सरकारी कार्य के संबंध में संसदीय कार्य राज्य मंत्री बी मुरलीधरन सोमवार 19 दिसंबर 2022 से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान होने वाले सरकारी कार्य के संबंध में एक वक्तव्य देंगे। वहीं लोकसभा में समुद्री जल सदस्यता रोधी विधेयक 2019, अनुसूचित जनजाति संविधान संशोधन विधेयक के जरिए कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में जनजाति की सूची में संशोधन संबंधी विधेयक विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध है। इसके अलावा गैर सरकारी सदस्यों का कार्य संकल्प संबंधी प्रस्ताव भी सूचीबद्ध है। और ऋषि हमारे साथ जुड़ गए हैं पार्लियामेंट से अपडेट के लिए। ऋषि, सबसे पहले तो बात ये करेंगे कि आज जो तवांग मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों का कहना था, जिस पर कि हंगामा हुआ, उसके बाद 12 बजे तक के लिए सदन भी स्थगित रहा है। विपक्षी दलों का एक तरह से रक्षा मंत्री के बयान के बाद अभी क्या वो शंकाएं हैं जो दूर नहीं हुई हैं? देखिए, जहाँ तक विपक्ष की बात करें तो विपक्ष को रक्षा मंत्री के बयान के बाद करीब करीब हर प्रश्न का जवाब मिल गया था। और उसके बाद विपक्ष को जिस तरीके से सरकार ने भी घेरा कि वो किस तरीके से एक डाइवर्जेंट टैक्टिक्स के जरिए अपने ऊपर जो चाइना से उनके राजीव गांधी फाउंडेशन को जो फंड मिला उसके जवाब को लेकर जब वो आशंकित रहा विपक्ष, तो इसलिए उन्होंने शोर शराबा और हंगामा किया। तो इस आरोप के बाद विपक्ष एक बार फिर से बैकफुट पर आ गया था
इसी वजह से मुझे लगता है कि विपक्ष इस मुद्दे को जीवित रखना चाहता है और उसे पता है कि इस मुद्दे को लेकर जो स्थिति बनी है उस पर वो चर्चा की मांग कर रहा है। वो चाहता है कि इस पर विस्तार से चर्चा हो और जो परिस्थितियां बनी हैं, क्योंकि हमने देखा था कल भी खासतौर से कांग्रेस की तरफ से ये बयान आए थे कि पहले जब ये मसले हुए थे तो चर्चाएं हुआ करती थी, तो इस बार भी चूँकि ये मसला हमारी सीमा से जुड़ा हुआ है और पड़ोसी मुल्क के साथ है, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। इस पर सभापति ने स्पष्ट कहा कि कार्य स्थगन प्रस्ताव, हालांकि ये ऋतु में बताऊं कि कार्य स्थगन प्रस्ताव सिर्फ इसी विषय पर नहीं बल्कि कई विषयों पर थे, लेकिन विपक्ष किसी एक मुद्दे को ज़्यादा तरजीह देना पसंद करता है जिस पर उनको सियासत ज़्यादा सूट करती हो। इसी लिहाज से इस मुद्दे पर खासतौर से नेता प्रतिपक्ष ने इस बात को रेखांकित किया कि स्थगन प्रस्ताव को आप स्वीकार करें, लेकिन यहाँ हम जो लगातार देख रहे हैं विपक्ष अपनी तरफ से नियमों का हवाला देता है तो दूसरी तरफ से सभापति का स्पष्ट कहना है कि कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत जिन नियमों और जिन प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सभापति ने भी कहा कि वो किसी भी कार्य स्थगन प्रस्ताव के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसकी परिस्थितियां और उसके नियम और जो शर्तें पूरी होनी चाहिए अगर वो पूरी होती हैं तो वो उसको स्वीकार करेंगे। और ऐसा आज एक बार फिर से देखा गया। इसी वजह से सभापति ने इसे खारिज कर दिया और जिसके वनस्पत जो है परिणाम ये हुआ कि शोर शराबा और हंगामा देखने को मिला। खासतौर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सदस्य ज़्यादा उत्तेजित थे, बाकी के जो विपक्ष के सदस्य अपनी जगह पर अपने स्थान पर खड़े होकर ये इस मांग पर अड़े थे कि कार्य स्थगन प्रस्ताव हो। इसी वजह से सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। बाद में राज्यसभा सुचारू रूप से चली और वहां पर प्रश्नकाल के दौरान तमाम प्रश्नों के जवाब भी आए, जिसमें कृषि मंत्रालय से संबंधित महत्वपूर्ण जवाब आया। साथ ही साथ BSNL को लेकर वहां पर कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने कहा कि 5G और 4G की जो सुविधाएं हैं BSNL की बहुत जल्द ही प्रभावी रूप से दिखाई देंगी। तो इस तरीके से राज्यसभा में कह सकते हैं कि पटाक्षेप हो गया और ये जो व्यवधान रहा वो 12 बजे तक ही रहा। जी ऋतु। ऋषि, शुक्रवार का दिन संसदीय कार्य में महत्वपूर्ण होता है, प्राइवेट मेंबर्स बिल का दिन भी होता है, तो आज अन्य विधायी कार्यों में क्या क्या चीजें लिस्टेड हैं? देखिए, जहाँ तक शुक्रवार के दिन की बात करें तो निजी विधेयकों को, निजी प्रस्तावों का दिन होता है और ये बेहद महत्वपूर्ण होता है हर सांसद के लिए। और हमने देखा भी है कि इस प्रोसीजर के माध्यम से तमाम सांसद अपने अपने मुद्दों को विधेयक की और प्रस्ताव की शक्ल में सदन में रखते हैं। पिछली बार भी हमने देखा था कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा था उसको लेकर राज्यसभा में प्रस्ताव रखा गया और उस प्रस्ताव पर वोटिंग भी हुई। तो इस मसले पर हमने देखा है कि खबरें बनती हैं। हालांकि जो आम मीडिया है वो इसको बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं देता, लेकिन जो संसदीय परंपराएं हैं, जो पार्लियामेंट रिपोर्टिंग है, उसमें हम इस बात को बहुत ज़्यादा रेखांकित कर सकते हैं, क्योंकि इन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में ये जो बिल होते हैं कई बार सरकार के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। ख़ास तौर से इस पर संबंधित मंत्रालय में इस बात की चर्चा होती है कि ये जो विधेयक रखा गया है किसी भी सांसद के द्वारा, इस पर क्या क्या बिंदु थे, और कई बार हमने ये देखा है कि उस पर पूरी चर्चा भी हो जाती है। तो किसी भी मुद्दे को इस प्रस्ताव और विधेयकों के माध्यम से प्रत्येक सांसद के जो अधिकार हैं उसको जो तरजीह मिलती है वो उनके लोकतांत्रिक मूल्यों को, उनके जो अधिकार हैं उनको और मजबूत करता है। और लोगों की जो भावनाएं होती हैं ऋतु, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यही है कि उन भावनाओं को इन बिलों और प्रस्तावों के माध्यम से यहाँ पर जगह मिलती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि इस विस्तार से बात करने के लिए। आज के दिन का महत्व भी और संसद में आज क्या दिन भर चला, धन्यवाद। अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। बिहार में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 50 हो गई है। इस मामले में अब तक 123 लोगों के हिरासत में लिए जाने की खबर है। वहीं कई शवों का पोस्टमार्टम भी कराया जा चुका है। अब इस पूरे मामले की जांच के लिए SIT का गठन कर दिया गया है। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन आए दिन जहरीली देसी शराब से हो रही मौतों को लेकर सरकार सवालों के घेरे में है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी बीजेपी लगातार नीतीश कुमार को घेर रही है। आज भी भाजपा ने विधानसभा में इस मामले में मुख्यमंत्री को घेरा। पक्ष विपक्ष के हंगामे के कारण विधानसभा को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा। बिहार बीजेपी ने जहरीली शराब मामले को लेकर विधानसभा से राजभवन तक विरोध मार्च निकाला।
इस मार्च में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी, नंदकिशोर यादव, संजय मयूख, नितिन नवीन समेत भाजपा के अधिकतर विधायक शामिल हुए। भाजपा का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छपरा जिले में जहरीली शराब से मौत पर लोगों को राहत देने पर एक बार फिर विवादित बयान दिया है। विपक्ष द्वारा पीड़ितों को राहत देने की मांग के जवाब में नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा कि जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। उन्होंने पीड़ितों को मुआवजा देने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। बात यह है कि यहाँ जहरीली शराब पी के मरा तो हम लोग तो इसका खूब प्रचार कर रहे हैं कि पियोगे मरोगे। अरे तब तो बिहार में हर जगह कहेंगे देखो मरा, दारू पिया तो मरा, मत पियो मरोगे। इसका तो और ज्यादा हम प्रचार करवाएंगे। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कभी मत सोचिए। और इस खबर पर हमारे साथ दो संवाददाता जुड़ रहे हैं। राजेश राज पटना से जुड़ रहे हैं, कुमार आलोक दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुख करेंगे राजेश का। राजेश, आप इस समय पटना में हैं। पटना में इस मसले पर सियासत कहें या फिर विपक्ष सरकार पर हमलावर लगातार दिखाई दे रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से अब लगातार 2 दिन से जो उनके बयान रहे हैं उसमें उन्होंने बहुत साफ पहले दिन की कहा कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। आज उनका कहना है कि जो शराब पी के मरेगा उसको मुआवजा भी नहीं दिया जाएगा। बात यह है कि देसी शराब पीने वाले लोग कौन है, वो कौन सा तबका है जो देसी शराब पी रहा है, और क्या व्यवस्था और कानून बिल्कुल लाचार दिखाई देता है इस पर नकेल कसने के लिए। देखिए, तबका ऋतु वही है जिसे नीतीश कुमार पंचायतों में आरक्षण देते हैं। अति पिछड़े वर्ग के लोग और पिछड़े वर्ग के लोगों की तादाद इसमें बहुत ज्यादा है, और कहीं ना कहीं शराब से जो पीड़ित लोग हैं, जो पीने वाले लोगों की संख्या है, जो सीमावर्ती इलाकों में जो शराब पीते हैं लोग और इसके शिकार होते हैं, वो कहीं ना कहीं समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वही सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं। छपरा की घटना के बाद आज जो खबरें आ रही हैं कि सीवान जिले में भी कई लोगों के हताहत होने की खबर जो है वो प्राप्त हो रही है। अभी मैं बिहार विधानसभा के पोर्टिको में था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम विधायक हैं वो उत्तेजित थे। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वहां पर धरना दिया, और विधानसभा से राजभवन तक, जो ठीक मेरे पीछे है आप देख सकते हैं यहां पर कि ये राजभवन है, और यही राजभवन पर अभी भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा प्रतिनिधिमंडल है वो यहां पहुंचा है। और नेता जो प्रतिपक्ष हैं विजय सिन्हा विधानसभा में, वो उसका नेतृत्व कर रहे थे। सम्राट चौधरी जो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं वो थे, नंदकिशोर यादव थे, नवल किशोर यादव थे, एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद, एक्स डिप्टी सीएम रेणु देवी समेत तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे वो उत्तेजित होकर राजभवन पर वो मार्च निकालते हैं। और अभी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल बिहार के राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात कर रहा है। इस मुलाकात में जो संजय जायसवाल बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं ऋतु, वो भी शामिल हैं, और ये उम्मीद की जा रही है कि राजभवन से निकलने के बाद मीडिया से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जरूर मुखातिब होगा। बहरहाल मांग वही है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दें। जो विधानसभा के पोर्टिको में वो राग अलाप रहे थे, वही राजभवन के जाने के क्रम में जब हमने कई लोगों से बातचीत करी तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर यही कहा कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल राजेश, पटना विधानसभा से लेकर संसद तक ये मामला गूंजा है। आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संसद से दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, इस मसले पर आज विपक्ष ने किस तरह से घेरने की कोशिश की, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जब लगातार हमलावर हो रही है नीतीश कुमार पर, तो ये कानून तो दोनों साथ जब सरकार बना रहे थे उस समय का था। देखिए, संसद के बाहर, सदन के बाहर जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो लगातार इस मामले को लेकर के नीतीश कुमार की खिंचाई कर रहे हैं, बिहार सरकार की आलोचना कर रहे हैं। और जो 2-3 चीजें उन्होंने बोली है, खासकर सदन में पहले दिन उन्होंने जब विपक्ष हंगामा कर रहा था तो नीतीश कुमार ने कहा कि तुम सब शराबी हो, तुम ही लोग शराब बिकवाते हो, विपक्ष की ओर इशारा करके। और अगले दिन तो उन्होंने हद ही कर दी कि जो शराब पिएगा वो मरेगा।
उसके बाद इस स्टेटमेंट को लेकर के विधानसभा के अंदर भी जो विपक्ष के लोग हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, वो माफी मांगने की बात कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जो है वो अपने अभी अड़े हुए हैं। उनका जो रवैया है शराबबंदी को लेकर के अभी भी पॉलिटिकल सर्किल हो, चाहे जो सामाजिक सर्किल हो। अगर आप एक महिला के कहने पर 2016 के पहले जो चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तो एक महिला आई थी और उसने कहा था कि नीतीश जी, हमारा शराब पीकर मेरा पति आता है, मारपीट करता है और घर में खाने के लाले पड़ गए हैं। तो नीतीश कुमार बहुत इमोशनल हो गए और चंद दिनों के बाद उन्होंने शराबबंदी की घोषणा कर दी। ठीक है, अगर शराबबंदी बिल्कुल होना चाहिए, बिहार में है शराबबंदी, गुजरात में भी शराबबंदी है। लेकिन अब जो है, अगर कोई पुलिस पार्टी कहीं जा रही है गांव पर छापा मारने, किसी गांव में जब छापा मारने जा रही है, तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां से लोग विरोध कर रहे हैं, महिलाएं विरोध कर रही हैं, पत्थरबाजी हो रही है पुलिस पर। तो अगर महिलाएं वहां की बहुत खुश हैं शराबबंदी से, तो फिर पुलिस का विरोध क्यों हो रहा है? पुलिस कहीं पर छापा मारने जा रही है तो उसका विरोध क्यों हो रहा है? आप एक वहां पे कहावत चल रही है कि बिहार में जो शराब है वो ईश्वर की तरह है, भगवान की तरह है, जो आम लोगों को नहीं दिखता, लेकिन जो उसके सच्चे भक्त हैं उनको आसानी से दर्शन हो जाता है। तो इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे कि अगर नवंबर महीने की बात करें तो नवंबर महीने में शराबबंदी को लेकर पुलिस ने 1,28,000 जगहों पर छापा मारा। आप सोच सकती हैं कि 1,28,000 जगहों पर जब छापा मारा गया, उसके बाद भी शराबबंदी का जो कानून है वो बिल्कुल फेल है। इतने लोग रोज रोज मर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कि पुलिस प्रशासन अगर 1,28,000 जगहों पर छापा मारेगी तो बाकी कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उस पर क्या होगा? तो यही कारण है कि बिहार में अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। रोज कहीं न कहीं बड़ी घटनाएं हो रही है, हत्या की घटना हो रही है, लूटपाट की घटना हो रही है। और सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल संदेश जनता जो दे रही है, आप देखिए कि शराबबंदी जिस तरह से अनपॉपुलर हुआ है, पिछले 2022 के चुनाव में नीतीश कुमार को भारी झटका लगा, 80 सीट से 41 सीट पे आ गए। इसके बाद आप देख रहे हैं कि जो 2 उपचुनाव हुए, गोपालगंज सीट वो हारे, कुर्मी सीट हारे। यानी 4 लाख वैसे लोग हैं जिस पर नीतीश कुमार गर्व करते थे कि हमारा अति पिछड़े का वोट बैंक है और हम महादलित का वोट बैंक है। ये 4 लाख जो जेल के अंदर है उसमें 3.5 लाख वैसे लोग हैं, वो या तो अति पिछड़े हैं या तो महादलित है। जी आलोक, सिलसिलेवार तरीके से ये पहली घटना नहीं है। 2016 के बाद शराबबंदी कानून के बाद देशी शराब से मरने वाले, जहरीली देशी शराब से मरने वाले लोगों की, तो इन घटनाओं पर क्या ये नीतीश कुमार की असंवेदनशीलता दिखाती है उस खास तबके के लिए? अब नीतीश कुमार की गले की फांस बन चुका है। तेजस्वी यादव आरजेडी के अंदर भी इस पर बहुत मंथन चल रहा है कि आखिर क्या किया जाए। गोपालगंज और कुर्मी के हारने के बाद आरजेडी भी सत्ते में है, कांग्रेस तो कही चुकी है कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। जीतन राम मांझी जो उनके एलाइज हैं वो भी इसकी आलोचना कर चुके हैं। खुद उपेंद्र कुशवाहा का यह मानना है, जो जदयू के नेता है, उनका यह मानना है कि बिहार में शराबबंदी फेल है। लेकिन नीतीश कुमार इसको पर्सनल ईगो बना रखे हैं। ठीक है, अगर आप शराबबंदी है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन आप कीजिए। बिल्कुल, आप होम डिलीवरी, आप बिहार में कहीं भी चले जाइए, फोन कीजिए, आपके घर पे शराब पहुंच जाएगा। जो एक दो तरह का है, एक तो जो अंग्रेजी शराब का जो धंधा है, जो बड़े बड़े माफिया चला रहे हैं, जो पॉलिटिकल सर्किट के लोग हैं, सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, वो उसमें इन्वॉल्व हैं। और दूसरा वो है जो गंगा के दियारा जो क्षेत्र होता है, जो गंगा के तट पे होता है, तो वहां नकली शराब, जो कच्ची शराब बनाई जाती है, जिसको चौहुआ शराब कहते हैं बिहारी भाषा में, तो उसमें ऑक्सीटाइन का प्रयोग होता है, यूरिया का प्रयोग होता है। तो उसको लेकर पुलिस लगातार छापामारी कर रही है। उसके बाद अगर आप विश्वास करें कि 3 लाख लीटर एक दिन में अगर पकड़ती है पुलिस, तो आप समझ सकती है कि इतना जब पकड़ रही है पुलिस तो कितना का सप्लाई। शराबबंदी कानून पर नीतीश कुमार से विपक्ष के ही निशाने पर नहीं है, बल्कि अपनी भी पार्टी और आरजेडी जो उनकी गठबंधन पार्टी है उसके भीतर से भी ये स्वर उठने लग गए हैं कि ये कानून कारगर नहीं रहा, व्यवस्था में वो संदेश नहीं गया कि इस कानून पर सख्ती से काम हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही। और मिड डे प्राइम में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया। उसके दायरे में
ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अफ्रीकी देश गाम्बिया में कथित रूप से कफ सिरप से 66 बच्चों की मौत के मामले में कंपनी मेडिन फार्मा को क्लीन चिट मिल गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि मेडिन फार्मा का सीरम स्टैंडर्ड क्वालिटी का है और इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं पाई गई है। गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत की खबर आने पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टर वाई.के. गुप्ता की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया था। जांच में सिरप की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं पाई गई है। इसको लेकर डीसीजीआई ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के निदेशक डॉक्टर रोजेरियो गैस्पर को पत्र लिखकर कहा कि जिसमें उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन पर इस मामले में गलत बयान देने का आरोप लगाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बयान के बाद वैश्विक मीडिया ने भारतीय फार्मास्यूटिकल उत्पादों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। डीसीजीआई ने अपनी जांच में पाया है कि गाम्बिया में खांसी की सिरप के सेवन और मौत में प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। इस कफ सिरप के नमूनों की जांच देश की 4 सरकारी प्रयोगशाला में किया गया है। प्रयोगशाला में की गई जांच के नमूने निर्देशों के अनुरूप पाए गए। और मिड डे प्राइम में आइए अब देखते हैं G20 के आयोजन से जुड़ी कुछ खबरें। बेंगलुरु में पहली फाइनेंस ट्रैक की सफल बैठक के बाद कार्य समूह की पहली बैठक हो रही है। इस समूह को FWG यानी फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। बैठक के दौरान कई बड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। FWG बैठक में वर्तमान प्रासंगिकता के व्यापक आर्थिक मुद्दों, वैश्विक जोखिमों और अनिश्चितताओं की निगरानी और नीति समन्वय के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा होगी, जिसका उद्देश्य G20 के सदस्य देशों के बीच मजबूत, सतत, संतुलित और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। इस पहल के तहत 8 कार्यकारी समूह हैं। आज हो रही बैठक में मुद्रास्फीति की समस्या को हल करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी टूल्स पर चर्चा के साथ साथ निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने पर FAO और WTO से तकनीकी जानकारी हासिल की जाएगी। बैठक के बाद में वित्त मंत्री सीतारमण के नेतृत्व वाली फाइनेंस ट्रैक समूह को आज की कार्रवाई से जुड़ी एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सैन्य अस्पताल के पास अज्ञात आतंकवादियों द्वारा आज सुबह की गई गोलीबारी की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस, सुरक्षा बल और नागरिक प्रशासन के अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं और जांच कर रहे हैं। सेना के व्हाइट नाइट कोर ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद बढ़े तनाव के बीच भारत ने गुरुवार को जमीन से जमीन पर मार करने की क्षमता वाली परमाणु संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का रात्रि परीक्षण सफलतापूर्वक किया। सूत्रों ने इस परीक्षण के बारे में जानकारी दी। इस मिसाइल में 3 स्टेज में संचालित होने वाला सॉलिड फ्यूल इंजन लगाया गया है। अग्नि 5 5000 किलोमीटर तक सटीक मार करने की क्षमता रखती है। ओडिशा के बालासोर तट स्थित अब्दुल कलाम परीक्षण केंद्र पर यह परीक्षण किया गया। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां संस्करण सूर्य किरण 16 का आज नेपाल में सलझंडी के नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में शुरू हो गया है। यह अभ्यास 29 सितंबर तक चलेगा और 29 दिसंबर तक चलेगा। संयुक्त राष्ट्र के शासनादेश के तहत पहाड़ी इलाकों में जंगल युद्ध तथा आतंकवाद रोधी अभियानों में मानवीय सहायता एवं आपदा राहत कार्यों में
अंतर क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत और नेपाल के बीच अभ्यास सूर्य किरण प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। नेपाल की सेना की तरफ से भवानी बख्श बटालियन के जवान और भारतीय सेना के 5 GR के जवान इस अभ्यास सत्र में भाग ले रहे हैं। दोनों सेनाएं इन टुकड़ियों के माध्यम से अपने अपने देश में वर्षों से विभिन्न उग्रवाद विरोधी अभियानों के संचालन के दौरान प्राप्त हुए अनुभवों को साझा करेंगी। संयुक्त सैन्य अभ्यास आतंकवाद विरोधी अभियानों में यूनिट स्तर पर सामरिक संचालन की योजना और क्रियान्वयन के लिए संयुक्त अभ्यास को आगे बढ़ाने तथा सामान्य रूप से आपदा प्रतिक्रिया तंत्र एवं आपदा प्रबंधन में सशस्त्र बलों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करेगा। सैन्य अभ्यास के दौरान दोनों देशों के सैनिक अंतर संकार्य क्षमता विकसित करने के लिए एक साथ प्रशिक्षण लेंगे। और देश आज विजय दिवस मना रहा है। विश्व के इतिहास में 16 दिसंबर का दिन अमिट है। 16 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सेना की विजय के स्मरण में हर साल आज का दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1971 में पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने अपने 90,000 से अधिक सैनिकों के साथ बिना किसी शर्त के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा इस युद्ध में भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के संयुक्त बल का नेतृत्व कर रहे थे। इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र का जन्म हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर कहा है कि विजय दिवस पर हम कृतज्ञता के साथ 1971 के युद्ध के दौरान हमारे सशस्त्र बलों द्वारा प्रदर्शित असाधारण वीरता को याद करते हैं। राष्ट्र के लिए उनके अद्वितीय साहस और बलिदान की कहानियां हर भारतीय को प्रेरित कर रही है। विजय दिवस के उपलक्ष्य पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सेना की विजय के स्मरण में हर साल मनाया जाता है। और इससे पहले सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भी अपने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी और भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल एसएन घोरमड़े ने विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण किया। अरुणाचल प्रदेश का खूबसूरत शहर तवांग अपनी खूबसूरती और बौद्ध मठों के लिए मशहूर है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, बर्फीले पहाड़ और हरी भरी वादियां सैलानियों का मन मोह लेती हैं। तवांग की झीलें इस शहर की खूबसूरती को और ज्यादा आकर्षक बना देती हैं, जो सैलानियों को अपनी ओर खूब आकर्षित करती हैं। तवांग में ताजा विवाद के बीच स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा वह तवांग में सुरक्षित महसूस करते हैं। यहाँ पे तो शांति है। डोमेस्टिक टूरिस्ट तो जैसे हमारा यहाँ ज़्यादातर कोलकाता, असम से आते हैं, तो इससे एक फ़ायदा हमारा यहाँ लोकल को भी मिलता है कि यहाँ पे जो जिसका काम नहीं है उसको भी मतलब एक जॉब मिल जाता है। एवरी ईयर मतलब टूरिस्ट का जो नंबर ऑफ़ टूरिस्ट तरफ बढ़ के आ रहा है। सरकार की तरफ से हमारा जैसे अभी होम स्टेज है उनके लिए मदद तो मिलता है। वी आर इंडियंस सो वील ऑलवेज स्टैंड बाय इंडिया। ये तो होते रहता है, इज नथिंग। Tawang is a very peaceful area. This place is very beautiful. It is almost compared to Shimla and Kashmir. The reason for growing tourism into a very rapid rate is that because we are peace-loving, we are hard-working, and we have no options left unless and until we develop this tourism. This is the only future source of income to our entire district. अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यांगसे में 9 दिसंबर में चीनी सैनिकों के घुसपैठ के खिलाफ मुस्लिम संगठन रजा अकादमी ने विरोध प्रदर्शन किया।
इस संगठन के सदस्यों ने मुंबई के मोहम्मद अली रोड पर स्थित मीनारा मस्जिद पर विरोध प्रदर्शन किया। ट्विटर पर पोस्ट किए गए विरोध के वीडियो में लोगों के हाथों में तख्तियां लिए और चीनियों के खिलाफ नारे लगाते हुए दिखाया गया है। हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर निकले प्रदर्शनकारियों ने चीन के खिलाफ नारे लगाए। इनके हाथों में उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में लिखे चीन विरोधी नारों वाली तख्तियां थीं। सभी प्रदर्शनकारी देशभक्ति के जज्बे से सराबोर नजर आए। काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने ज्ञान एवं प्राचीन सभ्यतागत जुड़ाव को फिर से तलाशने के लिए बीती 17 नवंबर से वाराणसी में चल रहे महीने भर लंबे काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का आज अंतिम दिन है। दरअसल काशी तमिल संगमम 2022 आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार की एक पहल है। काशी तमिल संगमम के समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रसिद्ध संगीतज्ञ राज्यसभा सांसद इलियाराजा काशी तमिल संगमम में शामिल हुए। उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम में महादेव शिव के सम्मुख मंदिर के परिसर में अपनी कला का प्रदर्शन किया। इलियाराजा ने तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, मराठी और हिंदी में भक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। मां बनना किसी भी स्त्री के लिए जीवन का सबसे अनमोल अनुभव है, लेकिन यह अनुभव थोड़ा कड़वा हो जाता है जब उसमें सर्जरी की पीड़ा और खर्च का बोझ शामिल हो जाता है। इसलिए सरकार की तरफ से एक पहल की जा रही है, जिसके माध्यम से ज्यादातर गर्भवती महिलाओं को सामान्य प्रसव के लिए तैयार कर सिजेरियन को टाला जा सकता है। पेश है हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह की यह खास रिपोर्ट। ये कोई जिम नहीं है जहां एक्सरसाइज करना सिखाया जा रहा है। ये एक ऐसा सेंटर है जहां गर्भवती महिलाओं को नॉन मेडिकेटेड व्यायाम के जरिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार किया जाता है। अलग अलग एक्सरसाइजेस के जरिए महिला के पेल्विक एरिया को रिलैक्स करते हैं। अलग अलग प्रॉप के सहारे किए गए कुछ चुनिंदा एक्सरसाइजेस से पेल्विस मसल्स को लाभ पहुंचता है, जिससे सामान्य प्रसव की संभावना बढ़ती है। ये पहल केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से की जा रही है। सरकार की योजना है कि गर्भवती महिलाओं के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जगह जगह ऐसे सेंटर हों जहां उन्हें इस तरह का व्यायाम लाभ लेने की व्यवस्था हो। फिलहाल मेरठ और वर्धा में ये केंद्र खोले जा चुके हैं। इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है कि कैसे गर्भवती महिला को सामान्य प्रसव के लिए तैयार किया जाए। यही नहीं, धीरे धीरे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उनमें ऐसी व्यवस्था होगी जहां प्रसूति महिला के लिए उचित वातावरण मिले ताकि प्रसव के वक्त वो अच्छा महसूस करे। सरकार का लक्ष्य मातृ मृत्यु दर को 0 पर लाना है। जो भी माताएं हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। वो पीएचसी में, सब सेंटर में, गांव-गांव तक ये सुविधा आज उपलब्ध है। आज वहाँ पे हर महीने में जैसे सुरक्षित मातृत्व अभियान के माध्यम से अच्छे डॉक्टर्स भी आते हैं जो चेकअप करते हैं, जो हाई रिस्क है तो उनको ट्रीटमेंट के लिए मदद करते हैं। तो मुझे लगता है ऐसी अनेक योजनाएं हैं कि जो आज इस मातृत्व के अभियान के माध्यम से काम कर रही है और अलग अलग योजनाओं के माध्यम से माताओं को मदद भी दी जाती है, खास करके ट्राइबल एरिया में। केंद्र सरकार की स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम योजनाओं का नतीजा है कि आज देश में मातृ मृत्यु दर में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है। देश में मातृ मृत्यु दर 2014 से 16 में जो 130 प्रति लाख लाइव बर्थ थी, वो अब घटकर 97 हो गई है। मातृ मृत्यु दर को 0 पर लाने के लिए जहां एक और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, वहीं महिलाओं को भी जागरूक किया जा रहा है कि वो अस्पतालों में ही डिलीवरी कराएं। सुरक्षित मातृत्व के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ गर्भवती महिलाओं को मिल रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत अब तक करीब 4 करोड़ गर्भवती महिलाओं ने लाभ उठाया है। इस अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जांच और इलाज किया जाता है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी कुछ खबरें।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फिक्की के वार्षिक सम्मेलन और 95वें वार्षिक आम बैठक में शामिल हुई। इस सम्मेलन का विषय भारत एट 100 अमृतकाल सतत और समावेशी है। वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि G20 का उपयोग डिजिटल क्षमताओं के मामले में भारत की उपलब्धियों को दिखाने का एक बेहतर अवसर है। India's achievements in terms of the digital capabilities that we have, be it in payment, be it in the financial area, be it in health, be it in education, be it in banking. The achievements are absolutely stunning. It's not my self-praise, but it is something which makes many of those who watch our presentations amazed that we have achieved the technology, but we are also showing the scaled up technology in its ground by implementing it. And the government is definitely using every opportunity during the G20 to showcase it, so that countries which are interested in any one of the silo of the digital achievements of India, they can benefit from. We are willing to share and talk with them. और आइए अब देखते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरें। और खेल की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी सुचित्रा। जी सुचित्रा, क्या खबरें खेल जगत से? शुक्रिया ऋतु। सबसे पहले हम आपको क्रिकेट से जुड़ी खबर सुना देते हैं कि मैच में इस वक्त क्या अपडेट चल रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला चटगांव में खेला जा रहा है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में 1 विकेट के नुकसान पर 140 रन बना लिए हैं। चेतेश्वर पुजारा 33 और शुभमन गिल 80 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। लोकेश राहुल 23 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे छोर पर शुभमन गिल ने अर्धशतक लगाने में सफलता पाई, तो शुभमन गिल 80 रन बनाकर इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। इससे पहले आज मैच के तीसरे दिन बांग्लादेश की पहली पारी 150 रन पर सिमट गई। पहली पारी के आधार पर भारत को 254 रन की मजबूत बढ़त हासिल हुई। भारत की ओर से स्पिनर कुलदीप यादव ने 5 विकेट झटके, वहीं मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट हासिल किए। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 404 रन बनाए थे। भारत में जनवरी 2023 में हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। हॉकी विश्व कप ओडिशा में खेला जाएगा, जिसे लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसी कड़ी में आज विश्व कप ट्रॉफी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पहुंची, जहां केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के साथ पूर्व हॉकी खिलाड़ी भी मौजूद थे। खेल मंत्री ने कहा कि देश विश्व कप का सफल आयोजन करने में कामयाब रहेगा। I'm sure that the 16 teams, including India, the 15 international teams who are coming to India, would like to welcome them, and India is known for its hospitality, and especially the kind of infrastructure which has been put up in the state of Odisha and in other parts of the country. I am sure the players will feel at home. Indian hospitality they will enjoy, and I am sure we're going to see a great tournament in the beginning of year 2023. खेल मंत्री ने कहा कि भारतीय हॉकी टीम ने जिस तरह का शानदार प्रदर्शन टोक्यो ओलंपिक में किया था, टीम उसी प्रदर्शन को दोहराते हुए हॉकी विश्व कप में भी अच्छे प्रदर्शन की तस्वीर सामने रखेगी। हॉकी की टीम एक नई ऊर्जा भरने का काम किया है। नए खेल भावना के साथ, टीम स्पिरिट के साथ, सेल्फ बिलीफ के साथ, आत्मविश्वास के साथ। आई कैन से दैट दिस अ रिन्यूड team spirit and the self-belief in the today's Indian men hockey team and the women's hockey team. And that is what our players have been trained with, not only skills but with the speed, stamina and the new spirit. And I'm sure our players are going to do very well in the 2023 FIH Men's World Cup. और अब बात करते हैं फीफा विश्व कप से जुड़ी हुई।
फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल के लिए दोनों टीम तय हो चुकी हैं। एक तरफ अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई, तो वहीं दूसरे सेमीफाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच खिताबी मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। दोनों टीमों के फाइनल में पहुंचने तक का सफर कैसा रहा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। फीफा विश्व कप 2022 अब अपने अंतिम पड़ाव में है। टूर्नामेंट के फाइनल के लिए दोनों टीमें तय हो चुकी हैं। पहले सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को 3-0 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की है, तो वहीं दूसरे सेमीफाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से शिकस्त देकर फाइनल का टिकट कटा लिया। दोनों टीमों के बीच अब महामुकाबला रविवार को लुसैल स्टेडियम में खेला जाएगा। बात अगर अर्जेंटीना की करें तो दुनिया के बेहतरीन स्ट्राइकर मेसी की टीम 2014 के बाद एक बार फिर से विश्व कप का खिताब जीतने का सपना लिए मैदान में उतरेगी। मौजूदा विश्व कप में टीम के प्रदर्शन की बात करें तो अर्जेंटीना को टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में सऊदी अरब के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि मेसी की टीम ने खुद को हार से उबारकर जबरदस्त वापसी की और इसके बाद खेले गए सभी मुकाबलों में जीत हासिल करके अंतिम 4 में प्रवेश किया। अर्जेंटीना ने क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूट आउट में शिकस्त दी। इसके बाद सेमीफाइनल के एक तरफा मुकाबले में क्रोएशिया को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। मेसी के नेतृत्व में अर्जेंटीना ने शानदार खेल दिखाया है। मेसी इस प्रतियोगिता में अब तक 5 गोल कर चुके हैं। ऐसे में आत्मविश्वास से भरी अर्जेंटीना की टीम तीसरी बार खिताब अपने नाम करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। फीफा विश्व कप में फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच हेड टू हेड की बात करें तो इससे पहले दोनों टीमें 3 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें 2 मुकाबले अर्जेंटीना ने अपने नाम किए हैं, जबकि एक मैच में जीत फ्रांस को मिली है। बात अगर फ्रांस की करें तो गत विजेता टीम लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची है। मौजूदा टूर्नामेंट में फ्रांस की सफर की बात करें तो ग्रुप दौर में फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराया, तो वहीं दूसरे मुकाबले में डेनमार्क को 2-1 से शिकस्त दी। हालांकि टीम को तीसरे मुकाबले में ट्यूनीशिया के हाथों 1-0 से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद राउंड ऑफ 16 में टीम ने पोलैंड को 3-1 से हराया, जबकि क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड की टीम को 2-1 से शिकस्त दी। इसके बाद फ्रांस ने सेमीफाइनल मुकाबले में मोरक्को को 2-0 से हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली। फ्रांस के लिए अच्छी बात यह है कि टीम के स्टार खिलाड़ी शानदार लय में हैं। किलियन एम्बापे ने प्रतियोगिता में अभी तक 5 गोल किए हैं, वहीं ओलिवियर जीरू भी पीछे नहीं हैं और अब तक प्रतियोगिता में 4 गोल दाग चुके हैं, जबकि एंटोनी ग्रीजमैन गोल असिस्ट करने के मामले में शीर्ष पर कायम है। रविवार को खेले जाने वाला खिताबी मुकाबला फ्रांस के लिए बेहद अहम है। फ्रांस अगर ये मैच जीत जाता है तो ब्राजील के बाद विश्व कप खिताब की रक्षा करने वाली पहली टीम बन जाएगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं ऋतु के पास। धन्यवाद सुचित्रा तमाम खबरों के लिए। और आइए अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। मलेशिया में आज सुबह आए भूस्खलन के कारण 12 लोगों की मौत हो गई है और इस दौरान 50 से अधिक लोगों के फंसे होने की भी आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक कुआलालंपुर के बाहरी इलाके के सिलांगोर राज्य में भूस्खलन हुआ। राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है और तेजी से लोगों को बाहर निकालने का काम भी जारी है। भूस्खलन कैप्साइट के ऊपर करीब 30 मीटर की ऊंचाई से हुआ। इससे करीब 1 एकड़ का इलाका प्रभावित हुआ है। अमेरिकी सीनेट ने वर्ष 2023 के लिए $850 अरब के रक्षा विधेयक को मंजूरी दी है। इसमें ताइवान को $10 अरब और यूक्रेन को $80 करोड़ की सुरक्षा सहायता का प्रावधान किया गया है। पारित विधेयक को राष्ट्रपति जो बाइडेन के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। सीनेट ने इस विधेयक के साथ ताइवान एनहांस्ड रेजिलियंस एक्ट को भी पारित किया है। अमेरिकी रक्षा विधेयक में सेना के लिए कोविड-19 वैक्सीन आदेश को निरस्त करने, सैन्य वेतन बढ़ाने और रूस पर प्रतिबंध जैसे कई अन्य कदम भी शामिल हैं। गुरुवार को 3 दिवसीय यूएस अफ्रीका लीडर्स समिट का समापन हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका अफ्रीका शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी नेताओं के साथ एक तस्वीर भी खिंचवाई। इस समिट के पहले ही दिन बाइडेन ने घोषणा की थी कि स्थायी सदस्य के रूप में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के G20 समूह में शामिल होने वाले अफ्रीकी संघ का समर्थन करेंगे।
वॉशिंगटन अफ्रीकी क्षेत्र के साथ संबंधों को फिर से मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। आगे बाइडेन ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना चाहता है। उन्होंने अफ्रीकी महाद्वीप की यात्रा करने की अपनी उत्सुकता भी व्यक्त की। रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से लंबी चल रही लड़ाई जारी है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ को आशंका है कि नए साल के शुरुआती महीनों में कीव पर एक नए रूसी हमला हो सकते हैं। जनरल वालेरी जालूजी ने बताया कि राजधानी को फिर से निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रूसी लगभग 20 लाख सैनिकों को तैयार कर रहे हैं और कहा कि भंडार बनाना और युद्ध के लिए तैयार करना बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक कार्य है। अमेरिका ने रूस के सबसे अमीर व्यापारियों में शामिल व्लादिमीर पोटानिन और वाणिज्य बैंक रोसबैंक को लक्ष्य बनाकर रूस पर नए वित्तीय प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी सहयोगी व्लादिमीर पोटानिन, उनके परिवार तथा उनकी कंपनी इंटरसोस के 3 सदस्यों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। रूस के पूर्व उप प्रधानमंत्री पोटानिन का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ सीधा संबंध है। इसके अलावा अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने रूस स्थित वाणिज्य बैंक रोसबैंक को काली सूची में डाल दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने सरकार के नियंत्रण वाली रूसी रेलवे के निदेशक मंडल के सदस्यों, सरकारी अधिकारियों सहित मॉस्को के गवर्नर और उनके परिवार के सदस्यों पर भी प्रतिबंध लगाया है। प्रतिबंधों के अंतर्गत इन सभी लोगों और संस्थाओं की अमेरिका में संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया है तथा अमेरिकी नागरिकों की उनसे वित्तीय लेन देन पर भी रोक लगा दी गई है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच यूरोपीय संघ ने गुरुवार को रूस पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। इसके अनुसार रूस के लगभग 200 और लोगों को काली सूची में डाल दिया गया है। रूस के खनन उद्योग में निवेश पर भी रोक लगाने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही यूक्रेन को बड़ी सहायता राशि देने का भी ऐलान किया है। घोषणा के अनुसार यूक्रेन को 18 बिलियन यूरो यानी 1,58,000 करोड़ से भी ज्यादा की सहायता राशि दी जाएगी। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।